हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्टैंड। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपर्ट ओपिनियन जो कि गिवन है अंडर इंडियन एविडेंस। तो चलिए देखते हैं क्या है इससे रिलेवेंट सेक्शन इसके और क्या है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 45 टू 51 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है विद एक्सपर्ट ओपिनियन। सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट कहता है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन upon a point of foreign law, matter of science, matter of art as to identity of handwriting or finger expression, the opinions of person especially skilled in the above mentioned matters are relevant fact. कोर्ट को जब भी कोई अपना ओपिनियन फॉर्म करना होगा इन पॉइंट्स पे, या तो फॉरेन लॉ पे, साइंस पर, या मैटर ऑफ आर्ट है, हैंड राइटिंग की आइडेंटिटी है, या कोई फिंगर एक्सप्रेशन है। तो अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना है तो वो उस बंदे का ओपिनियन ले सकता है जो कि स्किल्ड है इन अबव मैटर्स। बहुत सिंपल है रीजनिंग। क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है कोर्ट को? क्योंकि कोर्ट भी एक सिंपल एक इंसान है। उसने अपने लॉ के टाइम में उसने 5 साल या 3 साल क्या पढ़ा है? उसने सिर्फ लॉ पढ़ा है, सीआरपीसी आईपीसी से। सो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट लाइक फॉरेन है, साइंस है, वो हमें नहीं सिखाते हैं ड्यूरिंग दी आवर लॉ कोर्स। तो उसमें हमें जरूरत पड़ती है जजेस को भी कि, क्योंकि वो इतने स्किल नहीं है जजेस, तो वो उन्हें जरूरत पड़ेगी। अगर कोई चीज है डीएनए पे, डीएनए प्रोफाइलिंग है, मिसमैचिंग है और हैंड राइटिंग है, फिंगर एक्सप्रेशन, तो इस सब पे ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी जजेस को, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है। तो कैसे वो डिसीजन बनाएगा अपना? इसलिए वो हेल्प ले सकता है, इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है, और उनका ओपिनियन लेगा जो स्पेशली स्किल्ड हैं इन सारी फील्ड्स में। नाउ यहाँ पे नोट है छोटा सा कि यहाँ पे जो फॉरेन लॉ है ना, फॉरेन लॉ का मतलब यहाँ पर है कि जो ऐसा लॉ जो कि फोर्स इनफोर्स नहीं है इन इंडिया में, रिगार्डलेस ऑफ इट्स ओरिजिन। मीनिंग देयर बाय, जैसे शिया लॉ है हमारे पास, उसका ओरिजिन तो फॉरेन है बट वो एनफोर्स में है इंडिया, इंडिया में वो एनफोर्स्ड है। तो अब कोर्ट को जरूरत नहीं है यहाँ पे कि वो इसको इंटरप्रेट करने के लिए कोई एक्सपर्ट बुलाए। ऑल्दो इट हैज फॉरेन ओरिजिन, बट yes it is enforced in India, so no need of any expert. The evidence act do not give any proper definition of experts. Evidence act कोई proper definition नहीं देता है experts की, but only says person should be specially skilled in such area. तो क्या मतलब है? कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है हमें एक्सपर्ट्स के लिए, ठीक है। लेकिन मेडिकल में थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि मैटर ऑफ साइंस में आपका पास कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री वगैरह होनी चाहिए। वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। सो व्हाट वन हियर्स, फील्स बाय टच एंड नोज is not opinion. For example, if A states that he saw the accused causing causing by spear, that is not his opinion. But if a doctor did not see the injury being caused, says that. तो यहाँ पे वही कहता है कि कोई नॉर्मल बंदा क्या सुनता है, क्या फील करता है बाय टच से, वो उसका ओपिनियन नहीं है, ठीक है। अगर ए ने देखा है किसी बंदे को, ए ने देखा है कि बी ने सी को हिट करा है, तो ये उसका ए का ओपिनियन नहीं है, इट जस्ट अ विटनेस की ये टेस्टिमनी है। बट अगर डॉक्टर ने, जिसने एक्चुअल इंसिडेंट देखा नहीं है, बट ये ओपिनियन दे रहा है कि मुझे लगता है इस वजह से या फिर इस वेपन से इंजरी कॉज्ड हुई है, तो इट विल कंसीडर एज ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन बाय विच ए इज सपोज्ड टू हैव डाइड आर रिलेवेंट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कोर्ट के सामने कि जो ए की डेथ हुई है वाज कॉज्ड बाय पॉइजन हुई है, ठीक है। तो ओपिनियन यहाँ पे एक्सपर्ट का जो होगा वो रिलेवेंट होगा कि क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है ये पॉइजन। अगर कोई पॉइजन ले रहा है ये वाला, तो उसकी बॉडी में क्या सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, या फिर आफ्टर डेथ क्या सिम्टम्स रहते हैं, उस पे कोई ओपिनियन रेलेवेंट होगा और इट विल ट्रीट एज एक्सपर्ट ओपिनियन। नाउ क्वेश्चन इज वेदर
A at the time of doing certain act was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of that, or that he was doing what was wrong or contrary to law. The opinion of expert upon the question of unsoundness of a mind are relevant. क्वेश्चन कोर्ट के सामने है कि जब ए यहाँ पे एक्यूज्ड है कोर्ट के सामने, वेदर ए एट द टाइम ऑफ डूइंग सर्टेन एक्ट, जब उसने एक कोई सर्टेन एक्ट कराया है, क्या वो अनसाउंडनेस था, क्या वो अनसाउंड माइंड का था और इनकेपेबल था ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट एक्ट. तो यहाँ पे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अपॉन द क्वेश्चन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड रेलेवेंट हो जाएगा. एन एक्सपर्ट इज नॉट अ विटनेस ऑफ फैक्ट. एन एक्सपर्ट is not a witness of fact. His evidence is really of an advisory character. An expert opinion will not be read into evidence unless he examined before the court as a witness. Expert जो है वो witness नहीं है किसी fact का, ठीक है. जो उसका opinion है वो just advisory nature का है. तो if इसका जो नेचर है वो एडवाइजरी है, इसलिए कंसिक्वेंटली नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट. कोर्ट को बाइंडिंग नहीं, टोटली अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, कि वो मानना चाहे तो माने एक्सपर्ट का ओपिनियन, नहीं मानना चाहे ना माने. अल्टीमेटली डिसीजन मैजिस्ट्रेट का ही होगा. उसे क्या रीजनेबल लगता है कि एविडेंस जो मेरे सामने किसी विटनेस की टेस्टिमनी ज्यादा रीजनेबल लग रही है या ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की रीजनेबल लग रही है किसी मैटर पर, तो जो उसे रीजनेबल लगेगा वो उसको फेवर करेगा, चाहे वो एक्सपर्ट का ओपिनियन हो या फिर किसी की टेस्टिमनी हो. नाउ केसेस ऑन मेडिकल ओपिनियन. मेडिकल ओपिनियन क्या है? एक्सपर्ट ओपिनियन है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह जितनी भी चीजें आती हैं ये सारी एक्सपर्ट ओपिनियन होती है. इन द केस ऑफ पंजाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, it was held that opinion of medical officer cannot be taken as contradicting the positive evidence of the witness of the fact where the direct evidence about assault by a particular person is satisfactory and reliable. ठीक है, देखो यहाँ पे कोर्ट कहती है कि मेडिकल एविडेंस ओवरराइड नहीं करेगा इसको, डायरेक्ट टेस्टिमनी को. इफ हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस है किसी विटनेस का, आई विटनेस है हमारे पास और उसने जो ऑफेंस है वो एक्ट है वो अपनी आंखों से देखा है और वो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लग रहा है अगर कोर्ट को, या फिर रिलायबल लग रहा है, तो वो उस पर बिलीव करके डिसीजन उस फेवर में उसके बेसिस पर कर सकती है, रिगार्डलेस ऑफ क्या मेडिकल एविडेंस क्या कहता है. ठीक है, और डॉक्टर्स क्या कहते हैं. In Vilayat Khan versus State of AIR, it was held that expert opinion is not to be believed upon when it is in conflict with direct evidence. It has been held that medical evidence cannot decisive of the matter in case of any conflict between eyewitness and the medical evidence of the court will have to go by the which inspire more confidence. Thus, in this case, where the देखो अगेन वही सेम बात है कि कोई कंपल्शन नहीं है कोर्ट के ऊपर कि अगर किसी मैटर पर एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया है तो वो उसे माने ही माने. कोर्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन है. अगर उसके पास ज्यादा रिलायबल और विटनेसेस हैं और जो कोर्ट को सेटिस्फैक्टरी लगता है जो उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी है, तो उसको फेवर कर सकता है. तो यहाँ पे एग्जांपल है, एक आई विटनेस है, उसने जस्टिफाइड वन लाठी. उसने बोला कि जो चोट लगी है वो सिर्फ एक लाठी से लगी है ऑफ द हेड ऑफ डिसीज्ड, बट द मेडिकल एविडेंस कहता है कि आफ्टर उसकी जो मेडिकल करने के बाद बॉडी की कि 4 एक्सटर्नल इंजरीज नोट हुई हैं. अब देखो यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है. कोर्ट आई विटनेस कहता है कि एक लाठी लगी है, मैंने देखा है. मेडिकल एविडेंस कह रहा है नहीं, 4 एक्सटर्नल इंजरीज हुई हैं. ठीक है, तो अब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन जो कोर्ट को सही लगता है, जो ज्यादा रिलायबल लगता है, जो ज्यादा सपोर्टिव लगता है अदर एविडेंसेस से, तो वो उसके थ्रू जा सकता है, उसको उसको बेसिस मान सकता है. एंड यहाँ पे मेडिकल एविडेंस को प्रिवेल करा गया अगेंस्ट आई विटनेस. तो यहाँ पे कोर्ट ने मेडिकल एविडेंस को ज्यादा रिलायबल माना. नथिंग रॉन्ग इन दैट. आपकी मर्जी है, चाहे मेडिकल एविडेंस को आप मान लें, चाहे आप किसी की टेस्टिमनी को ज्यादा रिलायबल मान लें. Just wait. Now,
in the case, just a minute, what is going on? In Mafa Bhai and Rawal versus State of Gujarat, AIR 1952, it was held that in the respect of nature of injuries and causes of death, most competent witness is the doctor examining the deceased and conducting post-mortem. Unless there is something inherently defective, the court cannot substitute its opinion in place of doctors. कोर्ट कह रही है इस केस में कि जहां पे बात है नेचर ऑफ इंजरीज और कॉजेज ऑफ डेथ की, वहां पे मोस्ट कॉम्पिटेंट जो कॉम्पिटेंट विटनेस है वो डॉक्टर होगा, जो जिसने डिसीज की बॉडी को एग्जामिन करा है. अनलेस देयर इज समथिंग इनहेरेंटली डिफेक्ट, द कोर्ट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट इट्स ओपिनियन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर. वो अपना ओपिनियन, जो जज है वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकता उस पे, और डॉक्टर्स के ही ओपिनियन को मानना पड़ेगा. कि ऐसा माना जाता है कि जो नेचर ऑफ इंजरीज या कॉज ऑफ डेथ जो अच्छे से बता सकते हैं, वो डिटरमाइन कर सकते हैं, वो अच्छे से डॉक्टर ही कर सकते हैं. इस फील्ड में जो साइंस है वही आगे है, और वही अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी इस पे कुछ कहने के लिए. Section 46 says facts bearing upon opinion of experts. कहता है जो फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो रिलेवेंट नहीं है, वो भी रिलेवेंट हो जाएंगे इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स. जो फैक्ट्स रिलेवेंट नहीं है वो भी रिलेवेंट हो जाएंगे कब? जब या वो सपोर्ट कर दें ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स को, या फिर इनकंसिस्टेंट हो जाएं ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स से. So the question is whether A was poisoned by certain poison. The fact that other persons who are poisoned by that person exhibited certain symptoms which expert affirms or denies to be the symptoms of poison is relevant. Question ये है कोर्ट के सामने, whether A was poisoned by certain को let's say X poison, हमें नाम नहीं पता, whether A was poisoned by X poison. ठीक है, यहाँ पे मान लो X, हमें डिटरमाइन करना है कि क्या पॉइजन रहा होगा. ठीक है, तो एक्सपर्ट क्या इस पे ओपिनियन देता है? एक्सपर्ट कहता है, मान लो एक ओपिनियन रखता है कि ये सिम्टम्स रहते हैं इसके बाद अगर कोई ये पॉइजन इनटेक कर लेता है तो. ऑन दी अदर हैंड जो पर्सन है वो कोर्ट के सामने ये दिखा देते हैं कि नहीं, पहले पर्सन भी ऐसे डेथ हो चुकी है, पहले भी ऐसे लोगों की डेथ हो चुकी है जिन्होंने इस पॉइजन का लिया है, बट सिम्टम्स उनके दूसरे थे. ठीक है, या फिर ऐसा वो ऐसा भी शो करते हैं कि जो इस सिम्टम्स जो अभी ओपिनियन बताया है डॉक्टर ने कि ये सिम्टम्स शो करेगा व्हेन समवन इनटेक एक्स पॉइजन. ठीक है, एक्स पॉइजन यही वाले सिम्टम्स शो करता है. तो जो दूसरा बंदा है, विटनेस है, वो कह सकता है नहीं, कि जो पहले लोगों की डेथ हुई है वो भी यही सेम सिम्टम्स शो कर रहे थे, बट उनका पॉइजन दूसरा था. तो यहाँ पे चाहे वो एक्सपर्ट का ओपिनियन अफर्म करे या डिनाई कर दे, तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट अपने आप में हो जाएगा. नाउ ओपिनियन ऑन हैंड राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, क्वेश्चन जो बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो इसी पार्ट से बनते हैं, ओपिनियन ऑन हैंड राइटिंग. देखो 4 मोड्स हैं ऑफ प्रूविंग हैंड राइटिंग. नंबर 1, बाय द एविडेंस ऑफ द राइटर. ठीक है, जो राइटर है किसी हैंड राइटिंग का, वो खुद मतलब अपने फेवर में या डिसफेवर में एविडेंस दे दिला के. ठीक है, या तो वो मोड है, या फिर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट. कोर्ट चाहे तो ओपिनियन एक्सपर्ट अपॉइंट कर दे कि वो आप कंपेयर करें जो राइटिंग इन क्वेश्चन है, और जो जो सस्पेक्टेड बंदा है उसकी राइटिंग को आप कंपेयर कर लो. ठीक है, बाय द एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द राइटिंग ऑफ अ पर्सन इन क्वेश्चन. वो बंदा भी इसमें अप्रोप्रिएट होगा, उसकी टेस्टिमनी भी रेलेवेंट होगी, जिसे जानकारी है, हु इज एक्वेंटेड विद द राइटिंग ऑफ अ पर्सन. ठीक है, जिसे पता है कि वो बंदा कैसे लिखता है, सस्पेक्ट बंदा कैसे लिखता है, या जो बंदा इन क्वेश्चन जिसकी राइटिंग इन क्वेश्चन है वो बंदा कैसे लिखता है, अगर उसे जानकारी है तो वो भी एविडेंस दे सकता है. नाउ क्वेश्चन इज हु इज कंसीडर्ड टू बी एक्वेंटेड विद अनदर्स राइटिंग. हम कब कहेंगे कि जो पर्सन है वो एक्वेंटेड है विद अनदर्स हैंड राइटिंग? तो 3 केस है यहाँ पे.
देखो पहला है हु हैज सीन दैट पर्सन राइट, ठीक है, जिसने उस बंदे को कभी लिखते हुए देखा हो, ठीक है। सेकंड, हु हैज रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय दैट पर्सन इन आंसर टू डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज अथॉरिटी एंड एड्रेस टू दैट पर्सन। एक हैंड राइटिंग है कोर्ट के सामने, ठीक है, एक लेटर मिला है। अब कोर्ट को ये पता करना है कि ये हैंड राइटिंग जो मेरे सामने एक्यूज्ड पर्सन है उसकी है या नहीं है, ठीक है, उसकी है या नहीं है। तो अब इस राइटिंग को, जो ये क्वेश्चन में है ये वाली राइटिंग, इसको कैसे हम प्रूव करवाएं एक्यूज्ड की, यही यही मोड्स में डिस्कस कर रहा हूं। या तो एक्सपर्ट बुला के हम कंपेयर कर लें एक्यूज्ड की कोई राइटिंग को और जो क्वेश्चन में है, इन दोनों की राइटिंग को अगर कंपेयर कर लें वो रेलेवेंट हो जाएगा। या तो उस बंदे को हम कोर्ट बुलाएं जिसने कभी एक्यूज्ड को लिखते हुए देखा हो, नॉट दिस लेटर, कभी भी कोई भी हैंड राइटिंग लिखते हुए देखी हो, तो इस बंदे की भी जो टेस्टिमनी है वो रेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। हु हैज रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय दैट पर्सन इन आंसर टू डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज, ऐसा कोई पर्सन जो लगातार सस्पेक्टेड पर्सन की हैंडराइटिंग से टच में रहे, लाइक इसने कोई लेटर इससे भेजता हो, उसका रिप्लाई जाता हो, फिर कोई भेजता हो, मतलब नॉर्मली बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह भी हो सकती हैं, ठीक है। Who has in the ordinary course of business received documents written by that person or such documents are habitually submitted to him। इसके लिए illustration है, समझो इसको। The question is whether a given letter is in the handwriting of A, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एक हैंडराइटिंग आई है कोर्ट के आगे, अब क्वेश्चन है ये एक ही है या नहीं है हैंडराइटिंग, जो कि एक मर्चेंट है लंदन में, लंदन का ये मर्चेंट है। बी इज मर्चेंट इन कलकत्ता, बी कलकत्ता में मर्चेंट है। हु हैज रिटन लेटर एड्रेस टू ए, ठीक है, उसने लेटर ए को एक लेटर लिखा है एंड रिसीव लेटर्स परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय हिम, ठीक है, और वापसी में उसका जवाब भी आता है किसके पास, बी के पास, ए के लेटर का। सी जो है वो बी का क्लर्क है, सी क्या है, बी का क्लर्क है। हुज ड्यूटीज टू एग्जामिन एंड फाइल बीज कॉरेस्पॉन्डेंस, बी के बिहाफ पे वो क्या करता है, एग्जामिन करता है सारे लेटर्स जो ए के द्वारा लिखे गए हैं और जो बी ने लिखे हैं। डी इज बीज ब्रोकर, जो डी है वो बी का ब्रोकर है। To whom B habitually submitted the letters purporting to be written by A for the purpose of advising him thereon, ठीक है। D B का ब्रोकर है और B क्या करता है, D को वो अक्सर लेटर सारे जो A लिखता है उसे देता है और उस पे उसका किस पर्पस से उसे देता है कि वो एडवाइस ले सके अपने ब्रोकर का उस पे, उस लेटर पे जो A ने लिखे हैं। तो the opinions of B, C, D on the question whether the letter is in the writing of A are relevant, though neither of them ever saw A write, ठीक है। अब B, C, D तीनों की हैंड राइटिंग और तीनों की जो टेस्टिमनी है वो रेलेवेंट होगी और तीनों ही वो एक्सपर्ट ओपिनियन या फिर इसमें ओपिनियन उनका रेलेवेंट होगा और हम ये कहेंगे कि वो तीनों पर्सन एक्वेंटेड विद द राइटिंग ऑफ अ पर्सन। ऑल्दो उन्होंने लिखते हुए नहीं देखा, चलिए कोई बात नहीं, लिखते हुए नहीं देखा तो ठीक है, ये क्लॉज हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो रिसीव्ड तो करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय दैट पर्सन, ठीक है, रिसीव्ड कर रहे हैं, उनका रिप्लाई देते हैं, तो तीनों ने उसके जो ए के लेटर हैं वो उसके नॉर्मली वो टच में रहते हैं, ठीक है। लास्ट मोड क्या हो सकता है, बाय सेल्फ कंपेयरिंग द हैंडराइटिंग, जो कोर्ट है ना वो कोर्ट खुद भी कंपेयर कर सकता है, उसके पास ये पावर है, चाहे तो वो हैंडराइटिंग, दो हैंडराइटिंग आई है उसके पास तो दोनों को कंपेयर कर सकता है, ठीक है। कोई लेटर किडनैपिंग का, रैंसम का लिखा हुआ इन क्वेश्चन है, अब सस्पेक्टेड पर्सन ए है, तो कोर्ट चाहे तो अपने सामने ए को भी वही वर्ड्स लिखवा के देख सकती है और खुद मैच कर सकती है कि ये दोनों मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो ये कोर्ट का पावर है जो कि गिवन है अंडर सेक्शन 73। तो ये थे मोड्स ऑफ प्रूविंग हैंडराइटिंग।
नाउ एक केस है राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1973. In this case, a child was kidnapped and the parent of child received a handwritten letter wherein demanding ransom for the child. Thereafter, the authors of letter was traced and a handwriting expert testified the letters to be in the handwriting of accused. देखो यहाँ पे ये केस सिंपली एक्सप्लेन करता है कि क्या सोल एक्सपर्ट के ओपिनियन पे, अगर सिर्फ सोल हम एक्सपर्ट का ओपिनियन कंसीडर करें तो क्या उस पॉइंट पे किसी कन्विक्शन हो सकता है? तो वो वही हुआ है इस केस में, वही बताया गया है इस केस में. ऑन दी सोली ऑन दी बेसिस ऑफ ओपिनियन एक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड बाय लोअर कोर्ट. ठीक है, और अपील में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड भी करता है उसके कन्विक्शन को. केस के फैक्ट्स यही हैं. एक चाइल्ड किडनैप हो जाता है और उसके पेरेंट को एक लेटर मिलता है एक हैंड राइटिंग में डिमांडिंग सम रैंसम फॉर द चाइल्ड. ठीक है, उसके बाद ऑथर ऑफ लेटर वाज ट्रेस्ड, ऑथर का लेटर ट्रेस्ड होता है और पुलिस इसे पकड़ लेती है. नाउ अब अगर जो जिसको पुलिस ने पकड़ा है, जो अक्यूज पर्सन है, वो मना करता है कि ये मेरी राइटिंग नहीं है, तो यहाँ पे सारे मोड्स कंपेयर जो भी मैंने पढ़ा है वो सारे यूज कर सकती है कोर्ट. तो यहाँ पे कोर्ट ने ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट को बुला के कंपेयर करवाया और ओपिनियन जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया वो कहा हाँ दोनों मैच कर रहे हैं और ये एक्यूज की ही हैंड राइटिंग है. तो इस बेसिस पे उसका कन्विक्शन हो गया. सेक्शन 47A opinion as to digital signature when relevant. When the court has to form an opinion as to the digital signature of any person, that opinion of the certifying authority which has issued the digital signature certificate is a relevant fact. तो जब कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना हो ऑन दी, जस्ट अ सेकेंड, सो जब कोर्ट को डिजिटल सिग्नेचर पे कोई ओपिनियन चाहिए होता है तो वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बुला सकती है कोर्ट में, और सर्टिफाइंग अथॉरिटी यहाँ पे एक्सपर्ट बन जाएगी विच हैज इशूड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. ठीक है, जिसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो इशूड करा था. देखो प्रोसीजर होता है, डिजिटल सिग्नेचर जो डिफाइन है वो IT एक्ट 2000 में डिफाइन है और उसी के अंदर प्रोसीजर भी गिवन है कि आप कैसे डिजिटल सिग्नेचर मिलता है आपको. ठीक है, आप कैसे एप्लीकेशन देंगे उसके लिए, तो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू करती है वो डिजिटल सिग्नेचर. तो अगर कभी कोई डिजिटल सिग्नेचर इन क्वेश्चन है तो कोर्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कोर्ट बुला सकती है और जो उसका ओपिनियन होगा वो रेलेवेंट फैक्ट होगा. Now section 48 says opinion as to the existence of a right or custom. देखो जब कोर्ट को ना कोई ओपिनियन फॉर्म करना है कि on the existence of any general custom or right, तो the opinion as to the existence of such custom or right of a person who would be likely to know of its existence if it existed are relevant. तो जब कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना है ऑन जनरल कस्टम और राइट, तो उस बंदे की ओपिनियन जिसे जिसे पता है और इज लाइकली टू नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, उस बंदे का ओपिनियन रिलेवेंट फैक्ट होता है. देखो दो तरीके के हमारे पास कस्टम होते हैं, जनरल कस्टम होता है, एक पर्टिकुलर कस्टम होता है. एक जनरल कस्टम होता है, एक पर्टिकुलर कस्टम होता है. जनरल कस्टम जो पब्लिकली सबके ऊपर अप्लाई है. ठीक है, जैसे द राइट ऑफ विलेजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज टू यूज द वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर वेल. ठीक है, ये क्या है, ये जनरल कस्टम है, ये जनरल राइट है. ठीक है, और एक होता है पर्टिकुलर कस्टम जो किसी किसी बंदे के ऊपर अप्लाई करता है. तो जो ये वाला सेक्शन है ना, सेक्शन 48, ये जनरल वहीं अप्लाई होगा जहां पे क्वेश्चन है जनरल कस्टम या जनरल राइट. जहां पे पर्टिकुलर कस्टम या पर्टिकुलर राइट क्वेश्चन है उसके लिए सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है. तो इलस्ट्रेशन है, द राइट ऑफ विलेजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज टू यूज द वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर इज अ जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. ठीक है, तो अब यहाँ पे उस बंदे का जो एक पर्टिकुलर विलेज के बंदों का राइट है टू यूज द वाटर फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेल, अगर ये क्वेश्चन है कि उनका राइट बनता है विलेजर्स का उस वेल के ऊपर, नहीं तो वो ऐसे बंदे को बुला सकते हैं जो समझ लो बहुत पुराने टाइम से रहता हो उस विलेज में और इस राइट्स के बारे में वो अवेयर हो, फैमिलियर हो, तो वहां पे ये बंदा एक्सपर्ट बन जाएगा इस केस में. Section 49 opinion as to uses, tenets, constitution of any religious and charitable institution or meaning or words in particular districts when relevant. तो जितने भी सिद्धांत है, कोई यूसेजेस हैं
या फिर कंस्टिट्यूशन ऑफ एनी रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कैसे किसी रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का कंस्टिट्यूशन हुआ है, और मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पे उस बंदे को कोर्ट बुला सकती है जो जिसे इस बारे में पता है, ठीक है, वो बंदा एक्सपर्ट हो जाएगा। जैसे होता है ना कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ वर्ड्स के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है एक ही वर्ड के लिए, तो जो बंदा उन सब चीजों से फैमिलियर है कोर्ट उसको बुला लेगी, ठीक है, और उसकी जो वो है टेस्टिमनी, वो उसका जो ओपिनियन है वो एक्सपर्ट ओपिनियन कंसीडर हो जाएगा कोर्ट में। तो दिस इज and section 50 talks about opinions on relationship when relevant। अब यहाँ पे कह रहा है when जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना हो किसी पर्सन के रिलेशनशिप पर, तो उन बंदों की जो उन बंदों की ओपिनियन यहाँ पे एक्सपर्ट होगी जिन्हें इन रिलेशनशिप के बारे में पता है, या फिर अ मेंबर हैं उस फैमिली के, या फिर उनके पास स्पेशल नॉलेज है ऑन दिस सब्जेक्ट इज अ रिलेवेंट फैक्ट। मान लो the question is whether A and B were married. The fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife is relevant। ठीक है, तो हस्बैंड है यहाँ, जो फ्रेंड्स हैं हस्बैंड और वाइफ के, वो उनके पास स्पेशल नॉलेज है, ठीक है, वो देखते हैं उनके सामने जो ए और बी है वो अपने आप को एज अ हस्बैंड वाइफ ट्रीट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स की जो ओपिनियन है इनके रिलेशनशिप पे वो रेलेवेंट होंगे। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, द फैक्ट दैट ए was always treated as such by members of the family is relevant। क्वेश्चन है कोर्ट के सामने, ए जो है लेजिटिमेट सन है बी का, तो यहाँ पे A was always treated as such by members of the family is relevant। जिस बंदे ने देखा होगा कि, या फिर कोर्ट को अगर ये पता लगता है कि ये A को हमेशा ऐसा ट्रीट करता था कि जैसे ये इसके घर का बंदा हो, तो ये एक रिलेवेंट फैक्ट होगा और रेलेवेंट ओपिनियन होगा उस बंदे का जिसको इसकी नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइजो है सेक्शन 50 का, प्रोवाइड दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज इन प्रोसीडिंग अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट और इन प्रोसिक्यूशन अंडर। तो जहां पर नेचर ऑफ रिलेशनशिप ही इन क्वेश्चन है, ठीक है, वहां पे इन सब सारे ओपिनियन से काम नहीं चलेगा, वहां पे तो कुछ चाहिए भाई, पुख्ता चाहिए। वहां ऐसे छोटे मोटे लोगों के ओपिनियन से हम नहीं कंक्लूड कर लेंगे कि यस दे वर मैरिड और नॉट, ठीक है, और लीगली मैरिड और नॉट। तो इसलिए प्रोसीडिंग जब अंडर डाइवोर्स एक्ट में चल रही है या प्रोसिक्यूशन है 494, 495, 497, 498, तो यहाँ पे जो है सफिशिएंट नहीं है इन बंदों की ओपिनियंस। सेक्शन 51 ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप when relevant। Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant। An expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion। अब जिस बंदे ने ओपिनियन दिया है, एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दिया है, वो किस ग्राउंड पे दिया है ना, वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट है अपने आप में। उसने कोई एक्सपेरिमेंट करा था, इस बेसिस पे बता रहा है कि ये सिम्टम्स होगा इस पॉइजन का, तो जो इसने एक्सपेरिमेंट करा है ना, वो भी कोर्ट के सामने क्या होगा, रेलेवेंट होगा। तो आई होप यहाँ तक सेक्शन खत्म हो गए, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखो, अब मेरी तरफ से दो दो टॉपिक इसमें रहते हैं। एक है इनका वैल्यू क्या है, लाइक एविडेंशियरी वैल्यू क्या है एक्सपर्ट ओपिनियन की, आल्दो मैंने बता दिया एडवाइजरी नेचर का है, बट थोड़ी चीजें और भी हैं वो मैं बता दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टेस्टिमनी जो विटनेस की टेस्टिमनी होती है और एक्सपर्ट की जो ये ओपिनियंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा वेरिएशन है, कहीं कहीं डिफरेंस है, वो सारी चीजें मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।